Hello everyone. So we are back with another video in the series of contemporary examples for ethics and essay for answer writing. So आज हम कुछ contemporary ऐसे न्यूज़ लेके आए हैं जो आप एथिक्स में रिलेट कर सकते हैं और उन्हीं से ही रिलेटेड कुछ और डिस्कशंस भी हम उन्हीं टॉपिक्स पे शुरू करेंगे जिनमें आपको और एग्जांपल्स मिलेंगे जिनको आप और को रिलेट करके अपने आंसर्स को और बेटर बना सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये है आज की फ़र्स्ट जो न्यूज़ है. ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी अभी कुछ ही हाल फिलहाल कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा इस पे चर्चा भी हुई है न्यूज़ में एंड यूट्यूब पे भी हमने एक इस पे वीडियो डाली है अभी कुछ दिन पहले ही. सो ये न्यूज़ बेसिकली क्या है, हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं. छत्तीसगढ़ पीसीएस स्कैम, सीबीआई रेड्स प्रेमिसेस ऑफ फॉर्मर टॉप ऑफिशियल्स. एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ का जो पीसीएस हुआ था कुछ महीनों पहले वो लीक हो गया था बाहर. जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर है वो काफ़ी बच्चों के पास पाया गया था और इवन जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वहाँ पे भी कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे कि जो एग्ज़ाम शीट्स के जो बंडल्स हैं वो खुले हुए मिले थे. ऐसे एलिगेशंस लगे थे. तो उसी के ऊपर ये न्यूज़ है. ऐसे कुछ महीनों पहले ये मैंने एक छोटी सी न्यूज़ और कटिंग आपके लिए डाल रखी है. तेलंगाना स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम स्कैम, एक्यूज यूज चैट जीटीपी, प्रोवाइडेड आंसर वाया ब्लूटूथ ईयरबड्स. कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल चैट जीटीपी यूज़ किया और आगे किस तरीके से जो आंसर्स है वो बताए ब्लूटूथ ईयरबड्स के थ्रू. ओके, तो अब ये जो दो न्यूज़ हैं एंड अभी रिसेंटली नीट वाला केस चल रहा है, उसमें वो चीटिंग हुई थी. काफ़ी सारे जो हैकर्स हैं या जो जिनको हम कहते हैं एग्ज़ाम सॉल्वर्स, पेपर सॉल्वर्स, वो जगह जगह से मिलते जा रहे हैं. ओके, ये पॉइंट है. फिर अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएएस पूजा खेड़कर का जो केस है वो भी इसी तरीके से ये है कि कैसे उन्होंने एग्ज़ाम प्रोसेस जो है उसमें जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी सर्विस को ज्वाइन किया. फ़र्स्ट ऑफ ऑल ओबीसी थी, ओबीसी भी क्रीमी लेयर में आती थी बट स्टिल नॉन क्रीमी लेयर का के सर्टिफिकेट्स बनवा के उन्होंने उसका फ़ायदा लिया. देन फिज़िकली हैंडीकैप का लेके जो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स थे वो उन्होंने लिए. कम मार्क्स, सॉरी, जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्होंने उठाया. फेक कुछ एलिगेशन जो लगाए गए थे कि फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाए. एम्स डॉक्टर्स जो थे वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट वो वहाँ पे उन्होंने अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो वहाँ नहीं गई हैं. तो बहुत सारे एलिगेशंस उन पे जो लगे थे और अभी उनको अरेस्ट, उनके खिलाफ़ एक केस भी किया गया यूपीएससी के थ्रू. तो इसी पे ही हम अभी थोड़ा इससे बात करते हैं कि एथिक्स से कैसे रिलेटेड है. ठीक है, जैसे अभी इसी से ही रिलेटेड एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैंने यहाँ लिख रखी है. अभी कुछ महीने पहले ही इंडियन पार्लियामेंट से ये एक बिल पास हुआ था. ये एक्ट था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024. इसमें ये कहा गया है 3 to 10 years जेल वो फैसिलिटेट द चीटिंग. किसी भी एग्ज़ाम में अगर चीटिंग आप करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह है, तो उसमें आपको 3 से 10 साल की जेल हो सकती है. ओके, तो ये इसी पे ही है. अब ये लिंक कैसे हो सकता है एथिक्स में? रूल्स, लॉज, रेगुलेशन एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, वहाँ पे हो सकता है. रोल ऑफ एजुकेशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई भी और एग्ज़ाम टेकिंग इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से उनका क्या रोल रहेगा इनकलकेटिंग वैल्यूज़ में. ट्रुथ, जस्टिस, एटीट्यूड. एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एटीट्यूड कैसे इससे लिंक्ड है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में ये है कि किसी भी तरीके से सरकारी जॉब लगनी है. ठीक है, और करप्शन के लिए भी ये कि करप्शन अगर कर रहा है तो वो ज़्यादा प्राउड फील करता है और जो करप्शन नहीं कर रहा उससे थोड़ा अजीब तरीके से देखा जाता है. ऐसे चीटिंग करना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं मानी गई है इंडिया में. जबकि वहीं चाइना में अगर आप देखें, चाइना में 2015 में ही ऐसे रूल्स बना दिए गए थे कि 10 साल अराउंड जो है वो जेल टर्म होगी अगर चीटिंग करते हुए पाए गए तो. एंड जापान का हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. जापान में अगर एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं तो वो एथिकली, सोशली बहुत ही बेकार माना गया है, बहुत ही गलत माना गया है. तो वहाँ सोशली चाहे लॉ चाहे हो चाहे ना हो, बट
वहाँ पे सोशली ये माइंडसेट है कि अगर किसी ने चीटिंग की है तो वो सोशली थोड़ा गलत माना गया है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, पास हो गए ठीक है। इवन पेरेंट्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद चीटिंग फेवर करते हैं। काफ़ी ऐसे स्कूल्स में भी पाया गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो खुद स्टूडेंट्स को पास करवा रहे हैं, वहाँ चीटिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक कोट भी है यहाँ पे, आई वुड प्रेफर इवन टू फेल विद ऑनर देन विनिंग बाय चीटिंग। ओके, ऐसे यहाँ पे एक मैंने कटिंग यहाँ पे कर रखी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अरुणाचल गवर्नमेंट नोट टू ड्राफ्ट बिल टू स्टॉप चीटिंग इन जॉब एग्ज़ाम। अब ये स्टेट लेवल पे है, ऑल इंडिया लेवल पे तो बना दिया, अब यहाँ पे स्टेट लेवल पे किस तरीके से बात चल रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अभी एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, वो था टेररिज्म पे। ओके, तो टेररिज्म पे वो आर्टिकल इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बट उसमें ये जो एक टर्म है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, वो मैंने टर्म यहाँ पे कट कर ली। टेरर एंड टॉक्स कान गो टुगेदर। ठीक है, एक स्लोगन है ये, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें ही आ जाता है। ठीक है, टेरर एंड टॉक्स कान गो टुगेदर, स्पेशली पाकिस्तान के केस में, कि वो डिप्लोमेसी भी चाहते हैं और वो टॉक्स भी चाहते हैं। अब इसको किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, टॉलरेंस पे। ठीक है, इंडिया जो है वो डिप्लोमेसी भी चाहता है, बट अगर उस डिप्लोमेसी के साथ साथ हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, वो टेररिज्म को यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। या तो तुम डिप्लोमेसी कर लो या तुम टेररिज्म कर लो। डिप्लोमेसी कर रहे हो, हमारा भी स्टैंस डिप्लोमेसी के थ्रू रहेगा। टेररिज्म कर रहे हो तो हमारा स्टैंस अलग रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉलरेंस जो है उससे काफ़ी रिलेटेड है, कि टॉलरेंस एक लिमिट जो होती है, लिमिट में सही है, उससे अगर ऊपर हो गया तो वो गलत हो जाती है। ठीक है, जैसे हम बाकी के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं जो टॉलरेंस है, कि जैसे रामायणा है। रामायणा में सीता माता को जब उनका अपहरण कर लिया गया था, तब लड़ाई हुई, वॉर हुआ, तो वो भी एक लेवल है कि भाई टॉलरेंस एक लेवल से ऊपर चला जाए तो वॉयलेंस भी वैलिड हो जाता है। सेम महाभारत था। ठीक है, ऐसे ही राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने सती के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया। पहले टॉलरेंस रहता था सती के लिए कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक है, चलते रहने देते हैं। राजा राम मोहन राय ने स्टैंड लिया और इन्होंने इस सती प्रथा को के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। ऐसे अगर हम इंटरनेशनल हैपनिंग्स में देख लेते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये भी ऐसे ही थे कि टॉलरेंस एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गई, तब ये रेवोल्यूशन आई और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। ओके, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पॉपुलर हुए। ओके, अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, काफ़ी सारे लॉज जो हैं आप पढ़ेंगे, वो बोस्टन टी पार्टी, वो सब, अब उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एथिक्स से हट के ये वर्ल्ड हिस्ट्री पे आ जाएगा। आपको सिर्फ ये टर्म्स ही यूज़ करनी है एथिक्स में। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में आप देखेंगे बोस्टन टी पार्टी या और बहुत सारे रूल जब लगाए गए, वो टॉलरेंस से ज़्यादा हो गए, टॉलरेंस लिमिट पार कर गए, एंड देन अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। ओके, ऐसे रशियन रेवोल्यूशन जो था वो लिमिट से बाहर, जब टॉलरेंस से बाहर निकल गया, तब उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए और काफ़ी सारे नए प्रिंसिपल्स डेवलप हुए। ओके, ऐसे इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी में भी है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। ये दिखाती है हमारी टॉलरेंस, कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, बट अगर तुमने शुरुआत कर दी तो हम आगे स्टेप ज़रूर लेंगे। ऐसे क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, कि हम इतना अमाउंट रखेंगे, हम नॉन वायलेंस को मानते हैं। ठीक है, जिसको हम अहिंसा कहते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम आर्मी या एम्यूनेशन नहीं रखेंगे, हम उतना मतलब मिनिमम एम्यूनेशन ज़रूर रखेंगे, जिससे अगर हमारे ऊपर हमला होता है, अटैक होता है, तो हम एटलीस्ट रिटालिएट कर सकें। ओके, जैसे जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा कि काफ़ी जब पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होते थे, तब उस टाइम पे एक बार ये भी सुनने में आया था कि किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा था कि इंडिया अगर नॉन वायलेंट कंट्री है तो हमें
डिसबैंड कर देना चाहिए अपनी आर्मी को। आई थिंक जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने ये कहा था कि आर्मी को डिसबैंड कर देना चाहिए। ओके, तो उस टाइम पे भी यही था कि अगर ठीक है हम नॉन वायलेंस को मानते हैं, बट इट डजेंट मीन कि कोई हम पे अटैक करे तब हमें क्या करना चाहिए, वापस से किसी दूसरे देश के ग़ुलाम हो जाएंगे। अभी तो ब्रिटिश के ग़ुलाम थे, ठीक है, आज़ादी मिली, अब फिर कहीं ऐसा ना हो किसी और देश के ग़ुलाम हो जाए अगर कोई अटैक कर दे तो टॉलरेंस एक लिमिट में ठीक रहती है, उसके बाद हमें रिटालिएट करना ज़रूर पड़ता है। ओके, ऐसे इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, उड़ी वाला केस हुआ, दैन उसके बाद जो हमारी आर्मी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की, एयरफोर्स की भी कुछ साल बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये टॉलरेंस से ही रिलेटेड हैं सारे। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ये एक आर्टिकल था, एडिटोरियल था, उसे मैंने निकाले हैं एग्जर्प्ट। तो ये एस्से में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनका ये स्टेटमेंट है, वी विल रियलाइज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। तो ये आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं जब भी साइंस एंड टेक का आता है, ठीक है, और पीएम मोदी जो है उनको कोट कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो टर्म है विकसित भारत, ये भी आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं बाय 2047। ओके, अब यहाँ पे है हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट था, ये यहाँ पे कोट कर रखा है, एंड दो सर्कमस्टांसेस मेड मी पार्ट कंपनी विद साइंस, माई थॉट्स टर्न टू इट विद लॉन्गिंग इन लेटर ईयर्स, थ्रू devious process I arrived again at science, when I realized that science was not only a pleasant diversion and abstraction, but was of the very texture of life, without which modern world would vanish away। तो ये हमारे जो फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उनका स्टेटमेंट है ये। ओके, कि किस तरीके से वो पहले तो साइंस के से थोड़ा अलग थे, दैन बाद में उन्होंने साइंस जो है उसमें इंटरेस्ट आने लगा एंड उन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। ओके, अब ऐसे ही साइंस से रिलेटेड ही कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो अभी करंटली कुछ चल ही रहा है, कि अगर उसका नेगेटिव यूज़ किया जाए तो कैसे हो सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम चीटिंग। ठीक है, ऐसे ही अगर ओवर डिपेंडेंसी हो जाए, तो अभी आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो ग्लिच हुआ था, अगर टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंड रहते हैं तो ये हो सकता है। पूरा एयरक्राफ्ट सिस्टम था, सॉरी एयरप्लेन सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, ठीक है, आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। ठीक है, हमारे घरों में हमें पता नहीं लगा, मतलब मेरा लैपटॉप ठीक चल रहा था, बट इट डजंट मीन कि दुनिया का लैपटॉप ठीक चल रहा था, तो वो कोई अपडेट की वजह से हुआ था। ठीक है, तो ओवर डिपेंडेंस अगर साइंस पे हो जाता है तो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंस कैन नॉट ओवरकम ह्यूमन। साइंस चाहे कितना ही डेवलप हो जाए, वो ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन कॉमन सेंस, आईक्यू को ठीक है कर सकता है, बट ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है उसको नहीं मात दे सकता है साइंस। कैसे? उत्तराखंड टनल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारी मशीन्स बुलाई गई, बहुत सारे इक्विपमेंट्स फ़ॉरेन से लाए गए, या अलग अलग टेक्नीशियंस को बुलाया गया, इंजीनियर्स को बुलाया गया, ठीक है, कितनी ही मशीन्स अंदर डाल दी, कभी किसी की ब्लेड टूट रही है, कभी किसी का कोई पार्ट टूट रहा है, कभी किसी का कोई इंस्ट्रूमेंट टूट रहा है। अल्टीमेटली कितनी ही मशीन जब फेल होगी, तब जो हमारे रैट होल माइनर्स हैं वो गए और वो निकाल के लेके आए। ठीक है, तो चाहे तुम कितनी ही मशीन्स लगाते रहो, अल्टीमेटली ह्यूमन एंडेवर, ह्यूमन इंटेलिजेंस वही काम आई। ठीक है, अल्टीमेटली ह्यूमन ने ही उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसी तरीके से साइंस में तुम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप कोट कर सकते हो कि ठीक है वो अच्छा है, एक चीज़ जो लोगों को हेल्प कर रही है, बट उसी के अगेंस्ट वो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम भी खड़ी कर रही है। जैसे लास्ट ईयर इस ईयर आपने देखा होगा, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उनका थोड़ा इनअप्रोप्रिएट तरीके से कोई वीडियो जो था वो थोड़ा बनाया गया था एआई के थ्रू,
जो काफ़ी वायरल भी हुआ था, बाद में उनको पकड़ भी लिया था जिन लोगों ने बनाया था। ठीक है, ऐसे लास्ट ईयर जब यूक्रेन वॉर के टाइम पे, यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे लास्ट ईयर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी जहां यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो लोगों से कह रहे थे कि हथियार डाल दो या जो भी है, इस तरीके से, मतलब फेक वीडियोस जो थी वो वायरल हो रही थी, वो एआई के थ्रू बनाई गई थी। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। ओके, अब फोर्थ न्यूज़ देखते हैं। अब देखिए, एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट ये कैसे रिलेट हो सकती है, यह आपको थोड़ा, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बस अपने नोट्स में डाल लेना है। 6 लाख फेक पॉल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स अनअर्थ इन 3 स्टेट्स। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन 2023 had unearthed more than 6 lakh fake pollution trading certificate during audits at 4 plastic recycling companies in Gujarat, Maharashtra, Karnataka, document shows. ओके, अब ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट जैसे न्यूज़ क्या है नहीं, बट इसको कहाँ कहाँ रिलेट कर सकते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी उसमें यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊँगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे ही यमुना का जो स्रोत है, झाग झाग निकल आते हैं, लोग वहाँ सोचते हैं कि हम पूजा करने जाएंगे, बट दिल्ली साइड और दिल्ली के नीचे नीचे वहाँ तो बिल्कुल ही वो झाग झाग से रहते हैं और वो बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। अब ये हम वो एग्जांपल कर रहे हैं जो ह्यूमन प्रॉफिट के लिए हम कैसे एनवायरनमेंट को डिटेरियोरेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड। ऐसे ही वॉक्सवैगन केस आया था 2015 में। इंजन्स को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि वो पॉल्यूशन के टाइम पे, जब पॉल्यूशन चेकिंग होती है, टेस्ट होता है, उसके टाइम पे रीडिंग जो है वो चेंज करके, और जो नॉर्मली जब वो चलते हैं वो इंजन्स, तो वो काफ़ी अनइकोनॉमिक, सॉरी, बहुत पॉल्यूटिंग होते हैं। ठीक है, 2015 में आया था। डीजल गेट भी इसको कह देते हैं, एमिशन गेट, डीजल गेट केस कह देते हैं इसे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि ये पुरानी वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, ये सभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, ये भी यमुना स्रोत। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो एनवायरनमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, मूवमेंट चली थी, चिपको मूवमेंट, कि पेड़ के चारों तरफ चिपक जाते हैं। ठीक है, अब क्या किसने किया, कैसे किया, वो आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एथिक्स में सिर्फ टू द पॉइंट। नियमगिरी केस, ठीक है, ये ट्राइबल्स का एरिया था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम के लिए, बॉक्साइट माइनिंग का एक प्रोजेक्ट वहाँ चलने वाला था, वेदांता जो कंपनी है उसके अंडर। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था, बट वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे एक्चुअली कहते थे कि जिस पहाड़ पे या जिस एरिया में करना चाहते थे वो वहाँ माइनिंग करना चाहते थे, वहाँ पे नियम राजा करके उनके ट्राइबल गॉड रहते हैं एनवायरनमेंट उस एरिया में, सॉरी। तो उनको प्रोटेक्ट, नियम राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, केस हुआ, एंड देन सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने ट्राइबल्स के फेवर में जजमेंट सुनाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक दे रखा है, ट्राइबल्स बिलीव इन नो गॉड बट वर्शिप नेचर। उनके लिए भगवान कुछ नहीं है, जो नेचर है वही भगवान है। ठीक है, तो इंसान जो है, इंसान ने भगवान तो बना दिया, बट नेचर जो है उसे अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए डिटोरेट किया जा रहा है। ओके, ऐसे बराक ओबामा जो हैं, उनकी एक लाइन है, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग फॉर अबाउट इट। कि हम फर्स्ट जनरेशन है, हमारी जनरेशन अभी चल रही है, हम फर्स्ट हैं जिनको क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट लग रहा है, और हम लास्ट हैं जो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही गांधी जी का जो था नीड और ग्रीड वाला, कि अर्थ हैज़ सफिशेंट फॉर ह्यूमंस नीड बट नॉट फॉर ह्यूमंस ग्रीड, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो डिलेमास आते हैं कि या तो आप प्रॉफिट देख लो, या फिर आप सस्टेनेबिलिटी या एनवायरनमेंट
प्रोटेक्शन देख लो, कुछ एक देख लो, ठीक है। अब ये इसलिए पूरा मैंने आपको बताया, इससे टॉपिक से आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी मिल गए होंगे, जैसे चिपको, नियमगिरी, ये कोट मिल गया आपको, यहाँ पे केसेस कुछ मिल गए आपको, यमुना फोर्थ, ये तो ऑलरेडी इसी से ही टॉपिक शुरू हुआ था। गांधी जी का कोट मिल गया आपको, ट्राइबल्स जो थे उनका मिल गया, तो बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मिल गए। सॉरी, बट ये केस हमने डिस्कस इसलिए किया बिकॉज इस पे पहले 2 बार केस स्टडीज़ पूछी जा चुकी हैं, मतलब डायरेक्टली इस टॉपिक पे नहीं, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पे केस स्टडीज़ पूछी जा चुकी हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक केस स्टडी है, PYQ की है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। मैं आपको जनरली ऐसे ही बता देता हूँ कि ये कंपनी थी जो जिसके ऊपर ये एलिगेशंस थे। एलिगेशंस मतलब ऐसा सोचा जा रहा था कि भाई पॉल्यूटिंग कंपनी है, केमिकल कंपनी, ठीक है। सभी स्टेट्स ने मना कर दिया था, सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसने परमिट कर दिया उस कंपनी की नई ब्रांच खोलने के लिए, ठीक है। 10 साल हो गए हैं और काम फुल स्विंग में चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उस इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता था, कॉज होता था, वो लैंड वाटर क्रॉप्स जो है वहाँ के एरिया के, उसको ख़राब करता था, ठीक है। उससे हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। देन उससे बहुत सारे जो लोग थे उनको जॉब भी मिल रही थी, बट क्या हुआ, जैसे हेल्थ इश्यूज़ होने लगे तो काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जो ह्यूमन बीइंग और जो कैटल एनिमल्स हैं उनमें प्रॉब्लम होने लगी, हेल्थ प्रॉब्लम। तो उससे एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई, जिससे कि ऑर्डर दिया गया कि भाई उस फैक्ट्री को बंद कर दो। जब बंद करने के लिए कहा गया तो उससे एक अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। जो वर्कर्स थे उनके लिए तो आई गई, जो एंसिलरी यूनिट्स थी उसमें जो जॉब करते थे उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम आ गई। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे उसके ऊपर ये पूरा पॉइंट था, ठीक है। ऐसे ये PYQ है, दूसरा केस स्टडी है। अब ये जो है ये कह रहा है कि आप एक ऑफिसर हो, कहाँ, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे कंपनीज थी जो पोल्यूट कर रही थी, आपने जब उनके खिलाफ थोड़ा एक्शन लिया, क्लियरेंस जो थी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपने उनको कहा, तो वो थोड़ा हॉस्टाइल हॉस्टाइल तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगे। इसी वजह से थोड़ा एक अब जगह जगह से रिस्पॉन्सेज आने लगे, जैसे कंपनी के जो ओनर हैं वो आने लगे आपके आपके पास में, एंड वो कहने लगे कि भाई इससे बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोडक्ट की ये शॉर्टेज ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ये सब हो जाएगा। एंड उसी के साथ साथ कुछ NGOs भी बाद में इन्वॉल्व होने लगी। देखो, लेबर यूनियन, फिर NGOs को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसको आप एक बार ज़रूर देखें। तो इसमें क्या, जनरली आप दोनों में ही देखेंगे कि एक कंपनी के अराउंड चल रहा है सारा काम। एक मिनट में दूसरा पेज खोल लेता हूँ। मतलब अगर केस स्टडी देखेंगे तो एक कंपनी है या फैक्ट्री जो है उसी के रिगार्डिंग सारा केस चलता है, ठीक है, कि भाई वो पॉल्यूट कर रही है, एंड कुछ लोग जो हैं वो फेवर में हैं, लोग या कुछ एजेंसीज फेवर में हैं, कुछ लोग या एजेंसीज अगेंस्ट है। तो जनरली केस स्टडी जो है घुमा फिरा के इसी पे पूछी जाएगी, ठीक है। मान लेते एक NGO है वो अगेंस्ट है, लेबर यूनियन है वो फेवर में है, इस तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा। तो इसमें आपको जनरली क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रो देना है। इंट्रो में आप कोई भी हाल फिलहाल का, जैसे अभी हमने ऊपर जो न्यूज़ पढ़ी है ये वाली, 6 लाख फेक पोल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट अनर्थ, तो ये आप लिख सकते हैं इंट्रो में, ठीक है। या फिर जो केस स्टडी आई है उसी से घुमा फिर आके आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देखना है, एथिकल इश्यूज़ दे रखे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। अब इसी में आप आर्टिकल 21 भी लिख सकते हो। आर्टिकल 21 में कहा गया है राइट टू लाइफ, इसी में ही राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, वो भी इसी में ही इनहेरेंटली एम्बेडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी काफ़ी कुछ लिख सकते हो, वो आप जब केस स्टडी पढ़ोगे तब उससे आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, वो आपको केस स्टडी से पता लगेगा, ठीक है। सोल्यूशन या योर कोर्स ऑफ एक्शन, उस केस में क्या करना है आपको,
एक तो शॉर्ट टर्म बता देने, इमीडिएटली क्या करोगे, ठीक है। इमीडिएटली आप उसका जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स वो देखोगे, ठीक है। या और क्या अगर सिचुएशन में बता रखा है कि पॉल्यूशन लिमिट है वो ब्रीच कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर बता रखा है तो उनको आप कंसीडर करो, ठीक है। जो वहाँ पे फैक्ट्री है उसके खिलाफ एक्शन करो, उसे इमीडिएट क्लोज कर दो, लॉ एंड ऑर्डर है पैसिफाई करो, ठीक है। फिर इनडायरेक्टली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम है उसे एड्रेस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट है उसे एड्रेस करना है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं और कुछ और आप उनको जॉब्स वगैरह के लिए कर सकते हो, मनरेगा में कर सकते हो, या कोई इसी तरीके से कोई और आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हो जो गवर्नमेंट के अंडर अभी चल रही हूँ, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म में आपको 2-3 सोल्यूशंस देने हैं, ठीक है। इसमें अवेयरनेस तो आपको ज़रूरी करनी है कि जो कॉमन पीपल है उन्हें अवेयर होना चाहिए कि इंडस्ट्री खुल रही है, जॉब तो मिलेगी ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। जैसे ठीक है एक बार के लिए तो पैसा वगैरह आ जाता है, बट बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जापान में अगर आप देखें एक मिनीमाटा डिजीज़ थी, पानी में बहुत सारा मर्क्यूरी जो था, Hg जिसका है जिसको कहते हैं, वो आ गया था, वो भी इसी तरीके से ही केस था, ठीक है। तो आपको अवेयरनेस ज़रूर वहाँ पे फैलानी है किसी भी तरीके से कि भाई अगर ऐसे इंडस्ट्री वगैरह आती है पोल्यूट करती है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको कोर्ट में लीगल प्रोसीजर्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, ओके। बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली सेड दैट द पावर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इन द हैंड ऑफ द पीपल, ठीक है। पावर जो है डेमोक्रेसी की वो मिनिस्टर्स या किसी के पास नहीं है, वो इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपल, जो नॉर्मल इंसान है उसके हाथ में है डेमोक्रेसी में पावर, ओके। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब ये एक आर्टिकल था, उसमें कुछ कोट्स थे जो मुझे लगा आप लोगों के काफ़ी काम आ सकते हैं। पहला तो था ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा बॉक्स में मैंने कर दिया। एंड सर अरबिंदो घोष जो हैं, श्री अरबिंदो घोष, उनका है ये। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड द लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू जेड बट इमेजिनेशन विल गेट यू एनीवेयर, ठीक है। ये क्रिएटिविटी पे है एक्चुअली पॉइंट, तो ये आप ऐसे में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अरबिंदो घोष जो थे, श्री अरबिंदो घोष, उन्होंने कहा था देयर आर टू फोर्सेस इन द यूनिवर्स, साइलेंस एंड स्पीच। साइलेंस प्रिपेयर्स, स्पीच क्रिएट्स। व्हाट इज दैट? साइलेंस प्रिपेयर्स, स्पीच क्रिएट्स। ये भी क्रिएटिविटी पे ही है, ठीक है। तो ये आप जब भी क्रिएटिविटी या सेल्फ थिंकिंग पे आता है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब वहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी को अवॉइड करती हैं या रोक देती हैं। सबसे पहले तो सेंसरशिप, ज़्यादा ही सेंसरशिप होगी तो क्रिएटिविटी डाउन हो जाएगी, ओके। रूट लर्निंग जो हमारे स्टूडेंट्स को आजकल स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ बुक्स को घोल के पीते रहो, ठीक है, सिर्फ मार्क्स अच्छे आने चाहिए, कैसे आए किसी को पता नहीं, ओके। प्लैगरिज्म ये होता है कि किसी और का जो मटेरियल है ऑनलाइन या किसी भी तरीके का जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो हम यूज़ करके और अपना बता के उसे पब्लिश कर दें। तो ये सब भी क्या है, क्रिएटिविटी को कम कर देते हैं, ठीक है। अपना दिमाग खुद ज़रूर लगाना चाहिए। सो लेट्स एंड दिस डिस्कशन विद अ कोट, सॉरी थोड़ा स्टैमरिंग की वजह से, ओके। अब ये भी न्यूज़पेपर में ही मैंने देखा था और ये बहुत ही अच्छा कोट है बाय एरिस्टोटल। What he said was, anybody can become angry. That is easy. But to be angry with the right person at the right degree at the right time and for the right purpose and the right way is not within everybody's power. ठीक है, तो एंगर जो है मेन जो कोट है, ये एंगर पे कोट किया गया है बाय एरिस्टोटल कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि राइट पर्सन, राइट डिग्री, राइट टाइम, राइट पर्पस, राइट वे पे कोई एंगर को मतलब
कंट्रोल करने पे ये कोड बनाया गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर थोड़ा सा इसको अभी देख लेते हैं कि एंगर जो है अगर तो कंट्रोल है तो किस तरीके से चलेगा। जैसे हमारा था नॉन वायलेंस, ठीक है, गांधीयन मूवमेंट, ठीक है। चाहे कितना ही आपको गुस्सा आ रहा हो लेकिन हथियार नहीं उठाना है, ठीक है, वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, वो भी कंट्रोल्ड एंगर में आ जाता है, ठीक है। वही अनकंट्रोल्ड एंगर में क्या आता है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, राइट्स हो गए, ये सब, एथनिक वायलेंस, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल है मणिपुर लास्ट ईयर, और अभी पार्लियामेंट में भी इस पर काफ़ी हंगामा हुआ था, ठीक है, अभी जब पार्लियामेंट्री सेशंस थे कुछ दिनों पहले। तो ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे एंगर जो है वो अनकंट्रोल्ड है, ओके। सो लेट्स एंड दिस डिस्कशन हेयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Let's in the next video, okay, till then take care, bye bye.